तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम क्यूज से हम हल करा रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ देख सकते हैं 10 मिनट का समय है और देखिए 1 मिनट खत्म हो गया सिर्फ सेट करने में। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना कब हुई थी। आपको मालूम है 1897 के बाद क्रांति के बाद ये मुंबई कलकत्ता की स्थापना हुई थी, मद्रास की। तो सही उत्तर क्या है हमारा 57। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो सही उत्तर है मिलिंद पंजाब का लगभग 1600 वर्ष पूर्व 1400 ईसा पूर्व तक राज करने वाले यवन राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा है। इसे मिलिंद के अतिरिक्त अन्य नामों जैसे मेनेंडर या मीनांडर आदि से जाना जाता है। इसके विधि प्रकार के बहुत से सिक्के उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में, यहाँ तक कि यमुना नदी के दक्षिण में भी मिलते हैं। संभवतः यह गार्गी साहित्य में जिस दुरात्मा वीर यवन राजा द्वारा प्रयाग का अधिकार करके कुसुमपुर अर्थात पाटलिपुत्र में भय उत्पन्न करने का उल्लेख हुआ मिलिंद ही है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वरमाला के आधारित पे और हमारा है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, आधारित नहीं है। मुहावरे और पंक्ति में कुछ लिखा गया था, एक सांकेतिक चित्र बनाया गया। चित्र तो बनता था हड़प्पा में। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है, ये भी सही है। तो सही कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है क्या है हमारा ये वर्णमाला। उसमें वर्णमाला होती ही नहीं थी, तो वर्णमाला के आधार पर कैसे किया जाएगा। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, ना कि वर्णमाला, जहाँ प्रत्येक चिन्ह व स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। इसमें चिन्हों की संख्या कहीं नहीं थी, लगभग 375 से 400 के मध्य कहीं थी नहीं वर्णमाला, तो कहाँ से वर्णमाला होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मृत किया जाता है। राणा कुंभा को, महाराजा सांगा को, महाराजा प्रताप को, राजा भरमल को। तो महाराजा सांगा को किया जाता है। महाराजा सांगा की जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई थी। मांडलगढ़ में उनकी समाधि है। जब इनसे युद्ध हुआ तो गौरी ने कहा कि सबसे कठिन युद्ध मैं हार सकता था, तो था महाराणा सांगा, और गौरी ने इसमें जिहाद का नारा दिया क्योंकि उनकी सेना भाग रही थी। उन्होंने कहा कि हमें धर्म की रक्षा करने के लिए इन काफिलों को मारना पड़ेगा, धर्म की स्थापना करने के लिए, तब जाके उसकी सेना जीती, वरना महाराणा सांगा के सामने उसे गौरी की सेना हार जाती और वो भाग जाता। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। ऋग्वेद, उत्तर वैदिक, सैन्य या सूत्रकाल। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने यमुना, गंगा और गांडक नदियों के मैदान को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। दक्षिण में आर्यों का फैलाव विदर्भ तक हो चुका था। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा दोआब तक था। यहीं से आर्य संस्कृति पूर्व और प्रस्थान कौशल काशी और विदेह तक फैल गई। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ मानता है। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आगरा में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। आगरा में लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। तो भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा स्थित मोती मस्जिद किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था, इतना याद रखिए। जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण किसने कराया था। जूनागढ़, जीवन दामन, रुद्र दामन, जय दामन। सही उत्तर है रुद्र दामन ने जूनागढ़ अभिलेख पत्थर का शिलालेख कराया था, जिसमें कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जिसे रुद्रदामन प्रथम ने पुनर्निर्माण कराया। रुद्रदामन एक क्षपत्र राजा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक ने 2 आदमियों को कागज बनाने तथा जिलसाजी की कला सिखाने के लिए समरकंद भेजा था। कौन था वो, हैदर शाह, राज सिंह देव या जैनुल अबादीन। सही उत्तर क्या है, जैनुल अबादीन 1420 में और 1470 में अली शाह का भाई और कश्मीर का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने व अपने अच्छे कार्यों के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इसने ये सेकेंड नंबर का था जिसने जजिया कर हटाया था। अपने शासनकाल के दौरान जैनुल अबादीन ने हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। उसने हिंदुओं के टूटे हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, गायों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए, राज्य में एक बेहतर शासन व्यवस्था लागू की। सुल्तान ने कश्मीर की आर्थिक उन्नति पर ध्यान दिया। जैनुल अबादीन ने 2 आदमियों को कागज बनाने तथा जिलसाजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा। उसने कश्मीर में कई कलाओं को प्रोत्साहन दिया, जैसे पत्थर तलाशना और उस पर पॉलिश करना, बोतलें बनाना, स्वर्णपत्र बनाना आदि। ये बहुत ही अच्छा राजा था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र बनर्जी, रास बिहारी बोस या महात्मा गांधी। रास बिहारी बोस को जापान का दामाद भी कहा जाता है क्योंकि यह अंग्रेजों पर हमला करने के बाद
भाग गए थे वहाँ पे जापान। वहाँ पे एक लड़की से बेकरी की दुकान पे काम करते थे, फिर उसी की लड़की से शादी कर ली। और कई बार अंग्रेज़ों ने मांगा कि इसके बदले बहुत सारा पैसा भी देंगे, मगर जापानियों ने कहा ये हमारे दामाद हैं, इनको हम नहीं देंगे। रास बिहारी बोस प्रख्यात वकील और शिक्षाविद थे। यह एक प्रख्यात क्रांतिकारी थे। सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज के निर्माण भी इन्होंने वही किया था। देश में जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति तथा स्वतंत्र सरकार का संगठन करने के लिए प्रयत्न किया, उसमें रास बिहारी बोस का नाम प्रमुख आता है। रास बिहारी बोस उन लोगों में से थे जो देश के बाहर जाकर विदेशी राष्ट्रों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण तैयार कर भारत की मुक्ति का रास्ता निकालने की सोचते थे। रास बिहारी बोस भारत के विभिन्न राज्य भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। इसी कारण उन्हें देश के क्रांतिकारी संगठन मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व सफलता मिली थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? गुप्त शकों का उन्मूलन करने के बाद समुद्रगुप्त द्वितीय उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया? तो एक ही था हमारे यहाँ जो सिर्फ अच्छी चीज़ों का निर्माण कराया था, अद्भुत, वो था शाहजहाँ, जिसने ताजमहल से लेके मयूर सिंहासन तक बनाया। मयूर सिंहासन बनाने के बाद उसे मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। पहले ये आगरा के किले में था, वहाँ से दिल्ली से लाल किले में स्थानांतरित किया गया। यहाँ का सिंहासन ईरान का शासक नादिर शाह ने लूट लिया। मयूर सिंहासन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पीछे भाग नीचे 2 मोरों का दर्शाया गया है। 1747 में नादिर शाह की हत्या के समय अचानक यह सिंहासन गायब हो गया। उसका आता पता नहीं चला और उसमें से कोहिनूर हीरा निकाल लिया गया, उसको सब लूट लिया गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव कहाँ के राजा थे? तो कृष्णदेव एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। वो विजयनगर के राजा थे और इसका उल्लेख अकबरनामा में मिलता है कि अकबर ने अपनी किताब में नहीं, अकबरनामा नहीं, गौरी ने हुमायूं के लिखा था कि बाबर ने लिखा था कि कृष्णदेव सबसे बड़े कृष्णदेव राजा हैं और बहुत ही बढ़िया है वो, और बहुत शक्तिशाली भी हैं। ये समय फिर ख़त्म हो गया था, 10 मिनट में मैं सिर्फ 11 क्वेश्चन कर पाया। तो विजयनगर के राजा थे, विजयनगर सम्राट, और बाबर ने भी लिखा था बाबरनामा में कि बहुत प्रसिद्ध राजा थे, उनके समकालीन थे विजयनगर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब सिंधु का बेला हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड आर्कलैंड या लॉर्ड एनलबेरो? सही उत्तर है 1882 में लॉर्ड एलनबेरो की भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति हुई और उसके बाद एनबरो ने के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। तो इसने जाके एनबरो ने अफगान से पंगा ले लिया और अफगान में इसने बहुत से लोगों को, सैनिकों, अंग्रेज सैनिक मारे गए, भारतीय सैनिक भी इसमें शामिल थे, वो भी मारे गए। बुद्धि थी ने गया अफगान से पंगा लेने, अफगान से तो मराठा ने पंगा लिया, उनकी टिंगी फिंगी बंद हो गई और 4 स्नाइपर सैनिक और सैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा गया। हमारा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कहाँ स्थित है? सिंध, पंजाब, राजस्थान, अफगानिस्तान, ये सबको पता है। हड़प्पा पंजाब में स्थित है। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल। यह साहिवाल शहर के 20 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। ब्रिटिश शासन भारत की पहली राजधानी क्या थी? सबको मालूम है, सबसे पहले राजधानी हमारी कलकत्ता थी। उसके बाद 1912 में उसको लाया गया, कहाँ पे? 1911 में उसकी घोषणा हो गई, 1912 में उसे दिल्ली लाया गया और उसी समय बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में, उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि 1905 में जो विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन की वजह से, और इसकी वजह से कई लोगों ने विद्रोह किया। और उसके बाद यहाँ की जनता को खुश करने के लिए जो हमारे वहाँ के पंचम आए थे, ठीक है, वहाँ के जो जॉर्ज पंचम आए थे ब्रिटिश राजा, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, मगर बहुत देर में, और जिससे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच अब दरारें पड़ चुकी थी। तो ब्रिटिश शासन का पहली राजधानी कोलकाता थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली आयोजन एक सभा में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। यह भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापन करने की घोषणा थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि को होए हुए पंक्ति किसने लिखी है? तो ये हमारे लिखे रामानंद। वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंद का जन्म 1299 प्रयाग में हुआ था। इनके विचार पर गुरु राघवानंदन ने विशिष्टता द्वैत मत का अधिक प्रभाव पड़ा। अपने मत के प्रचार के लिए उन्होंने भारत के विभिन्न तीर्थों की यात्रा की। तीर्थयाटन के लौटने पर अनेक गुरु भाइयों से यह कहकर रामानंद ने साथ भोजन करने से इनकार कर दिया कि उन्हें तीर्थाटन में छुआछूत का विचार नहीं किया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सूबा मुगल बादशाह जहांगीर के काल में बना था? उड़ीसा, कश्मीर, सिंध या बीजापुर? उड़ीसा तो बन नहीं सकता, कश्मीर बहुत पुराना था, और सिंध, बीजापुर। सही उत्तर हमारा सिंध। सिंध प्रांत
पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है। यहाँ सिंधियों का मूल स्थान था। सिंध संस्कृत के शब्द सिंधु से बना है, जिसका अर्थ है समुद्र। अरबों के सिंध पर आक्रमण के समय यहाँ के दाहिर नामक ब्राह्मण नरेश का राज था। यह आक्रमणकारियों से बहुत ही वीरता के साथ लड़ता हुआ मारा गया। दाहिर की वीरांगना पुत्रियों ने बाद में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ही सबसे पहले भारतीयों पर आक्रमण किया था, और दाहिर की जो पत्नी थी उसने ही सबसे पहले सती प्रथा, जैसे होता है कि आग में जाके जल जाना, इसी तरह उसने अपने आप को सती प्रथा या जौहर कर लिया। पहले उसको जौहर कहा जाता था। तो दाहिर की पत्नी ने बहुत ही ज़्यादा लड़ी। उसके बाद अगर दाहिर मर गया तो उसकी पत्नी ने जाके जौहर कर लिया, जिसे बाद में सती प्रथा कहा जाता था, कि पति की मृत्यु के साथ ही उसके जिंदा जला दिया जाता था। जो उनकी 2 पुत्री थी, उन 2 पुत्री को मोहम्मद बिन कासिम लेके चला गया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और स्वयं आत्महत्या कर ली। और कालांतर में मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे अपना साम्राज्य का एक सूबा बना लिया। तो पहले बहुत ही खतरनाक युद्ध होता था। आज के ज़माने में तो मार काट कम होता है, मुंह से बातचीत और गोली से होता है, उसमें तलवारों से काट दिया जाता था। द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी किसकी पुस्तक है? किसकी? डॉक्टर एन राव, जॉन मार्शल, स्टूपर्ट पिंगम या कौसम्बी? तो सही उत्तर हमारा एस एन राव। द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी एस एन राव ने लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गुप्त काल में किस शासन को कविराज कहा जाता था? कौन था वो जिसे कविराज कहा जाता? श्रीगुप्त क्या थे? उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे? बहुत बहादुर। समुद्रगुप्त द्वितीय, जिसने गुप्त काल में बहुत से कार्य कराए। स्कंदगुप्त। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? समुद्रगुप्त। हरिगुप्त ने ही इन्हें कविराज कहा जाता था। हरिरेश के शब्दों में समुद्रगुप्त का चित्र इस प्रकार गया। उनका जो मन था विद्वानों सत्संग व्यासनी था। उसके जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का अवरोध था। वो वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उसका काव्य ऐसा था कि कवियों की बुद्धि वैभव का भी उससे विकास होता था। यही कारण है कि उसे कविराज की उपाधि दी गई है। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऐसा कौन सा ऐसा गुण था जो उसमें नहीं था? सैकड़ों देशों में विजय प्राप्त करने की उसकी अभूत क्षमता थी। अपनी भुजाओं का पराक्रम ही उसका सबसे उत्तम साथी था। परशुबाण, शंकु, शक्ति आदि शास्त्र शक्तियों के सैकड़ों घावों में उसका शरीर सुशोभित किया था। वो कई सारे युद्ध लिया और उसके बाद समुद्रगुप्त बहुत महान राजा था, जिसने पूरे भारत का विस्तार किया। हमारा अगला कौन था? गुजरात के राजा भीलदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अल जुदैन, इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात के राजा थे भीमदेव, मोहम्मद गौरी को हराया था। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने आबू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को हराया था। उसका मार्गदर्शन उसकी माँ कायमा देवी ने किया था। उसकी माँ ने ऐसा उसको धूल चटा दिया मोहम्मद गौरी को कि मोहम्मद गौरी भाग गया, और उसके बाद जानते हैं कि कितना भयंकर युद्ध हुआ और उसने दिल्ली पे राज कर लिया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, ख़त्म 20 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं और हमारा समय भी अब ख़त्म हो रहा है। तो इससे पहले आप लोग जाएं, उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर इतिहास पढ़ना चाहते हैं, लाइनर पढ़ना चाहते हैं, ये क्यूज पढ़ना चाहते हैं, इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो अपना कमेंट करके बताएं कैसे पढ़ना चाहते हैं और हमें सपोर्ट करें। क्योंकि इस समय पता नहीं क्यों हमारे चैनल से सब्सक्राइबर जा रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। ये गलती हो सकती है कि जो आवाज़ थी वो पहले वॉइस थी, वो पहले मशीन द्वारा बोली जाती थी हमारे चैनल पे, मगर यूट्यूब ने इसको बैन कर दिया, इसीलिए अब वो आवाज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए अब जेन्युइन आवाज़ यूज़ करना है जो आम लोगों का है। तो ये आवाज़ कुछ ख़राब लग सकती है, कर्कश लग सकती है, इसीलिए हमको लग रहा है कि कई लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सुधार करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और आपको हर कंपटीशन की तैयारी कराएंगे। आपको डरने या भागने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर बने रहें, आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएंगे, इतिहास लाएंगे, भूगोल लाएंगे, पीसीएसजे का भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे क्योंकि पीसीएसजे में सब कुछ पूछा जाता है। तो हमारे साथ बने रहें। अगर आपको जज बनना है तो इस चैनल पर बने रहें, पुलिस बनना है तो अब बैंक की तैयारी करना है तो सबका अपना वीडियो आएगा, आप देखते रहिए। जो आपको पसंद है उसको लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए क्या अच्छा लगा, अगर ये वीडियो ख़राब लगा तो कमेंट में लिखिए क्या ख़राब लगा, हम उसका सलूशन करेंगे और अगली बार इससे बेहतर वीडियो बना के आपको देंगे। तो आज के लिए बस इतना है और इसी तरह इतिहास पढ़ते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।